परम श्रद्धेय राम बहादुर राय साहब, हम सबके आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला जी, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुस्तान समाचार से जुड़े सभी पदाधिकारीगण और पत्रकार बंधु भगिनीगण, सर्वप्रथम अपने व्याख्यान से पहले मैं श्रद्धेय श्रीकांत जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। हिंदुस्तान समाचार को जब जीर्णोद्धार का कार्य चला तो शुरुआती दौर से श्रद्धेय श्रीकांत जी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उस वक़्त हम दो ही पत्रकार संवाद समिति वाले सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। पीटीआई में मैं था और यूएनआई में प्रमोद मजुमदार जी थे। और मुझे आज भी याद है, हम लोगों का कार्यालय हमने राजेंद्र प्रसाद रोड में रखा था। वहाँ बैठकें अक्सर हुआ करती थी कि इसको कैसे हम पुनरुद्धार करें। भाला साहब आपटे द्वारा उनके संकल्पना के अनुसार देश का प्रथम बहुभाषीय संवाद समिति किस तरीके से सुचारू रूप से एक नए कलेवर में समाज और मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाए, इस विषय को लेकर बहुत विस्तृत कई बार चर्चाएं उस कार्यालय में हुई। और उसके बाद एक छोटा सा कार्यालय केशुभाई पटेल जी के मकान पर शुरू किया। शुरुआती दौर में राष्ट्रीय सहारा से रविंद्र अग्रवाल जी, अपने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के अपने आशुतोष भटनागर जी एवं अन्य सक्रियता से अपने कई कार्यकर्ता उससे जुड़े। मैं शुरुआती दौर में जो शेयर होल्डर बना और बाद में उसके बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल में भी अपना सेवाएं देने का अवसर मिला। बाद में कई और लोगों ने उसका बागडोर संभाला, श्री राम जोशी, राकेश मंजुल। और उस दौरान अंग्रेजी का भी हम लोगों ने सोचा था कि इसको शुरू करेंगे एक संस्करण। तो अंग्रेजी का फीचर का और समाचार का जो हिस्सा है वो मुझे ये दायित्व, सुनील जी अगर म्यूट कर दें, तो ये दायित्व भी जो है अंग्रेजी का शुरुआती दौर में मुझे ही दिया गया। मैं अपने जॉब के साथ वो करता था। और श्रीकांत जी जिस तरीके से जुनूनी एक उनका दृष्टिकोण था कि इसको किसी भी तरीके से स्वावलंबी बनाना है, इसकी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। हिंदुस्तान समाचार कई एजेंसियों में से एक एजेंसी ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान समाचार और पीटीआई, हिंदुस्तान समाचार और यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और आईएएनएस, हिंदुस्तान समाचार और एएनआई, इसमें फर्क होना चाहिए। राष्ट्रीय विचारों का एक संवाहक भी होना चाहिए। जिन समाचारों को तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया में स्थान नहीं मिलता, उन समाचारों को भी हमको पाठकों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करना हमारा दायित्व है। इस पर उनका बहुत जोर था। इसलिए
और उसको स्वतंत्र बनाना है हिंदुस्तान समाचार को, वो किसी पर निर्भर ना हो, इस दिशा में वो सतत प्रयास करते रहे। और कई बैठकें हुई, और आज खुशी है कि शुरू शुरू में कई लोग ये सोच रहे थे कि शायद हिंदुस्तान समाचार बदलते प्रौद्योगिकी के युग में, जब संवाद समितियों का जो सार्थकता खत्म होती जा रही है ऐसा प्रतीत हो रहा था, तो ये शायद अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे ऐसा। लेकिन श्रद्धेय श्रीकांत जी का कुशल मार्गदर्शन के चलते और सभी पदाधिकारियों के निस्वार्थ भावना से सब लोग जो जुड़े उसमें कोई मुनाफा देखकर नहीं जुड़े, अपने जेब से पेट्रोल खर्च करते थे, अपने जेब से जो है वो अपने समय निकालकर, अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर लोग आते थे और निस्वार्थ भावना में उसमें योगदान देते थे। उस यज्ञ में जो है उसको एक यज्ञ मानकर अपनी आहुति देते थे। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता अगर श्रीकांत जी का व्यक्तिगत आकर्षण नहीं होता। उन्होंने जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया, मुझे आज भी याद है शुरुआती दौर में उन्होंने कहा थोड़ा और सक्रिय भूमिका आप निभाइए सुरेश जी। मैंने कहा कि मेरी व्यस्तताएं अपना पीटीआई में रहती है, तो मैं ज़्यादा जो भी यथासंभव हो पाएगा, तो उनकी इच्छा थी कि मैं और सक्रिय भूमिका में रहूं। लेकिन बाद में संगठन के साथ चर्चा के बाद मुझे यही बताया गया कि अभी आप मुख्यधारा की, तथाकथित मुख्यधारा की जो मीडिया है उसी में अभी आपकी भूमिका है, आप उसमें अपनी भूमिका निभाते रहें, वहाँ आपकी ज़्यादा आवश्यकता है। जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो ज़रूर है कि शायद वो अवसर प्राप्त होता तो उनके साथ थोड़ा और करीब से काम करने का, सीखने का एक अवसर मिलता। लेकिन जितना भी उनका सानिध्य का जो अवसर मिला वो सीखने के अवसर थे कि प्रतिबद्धता क्या होती है, समर्पण क्या होता है, किसी भी एक विषय को सफलता तक पहुंचाने के लिए वो जो जज्बे की ज़रूरत है, उस भावना की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनसे सीखा। और आज जब हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं तो वो सारी यादें ताजी हो जाती है। आज मयंक जी ने मुझे एक विषय दिया है, अब मैं उस विषय पर भी आ जाता हूं क्योंकि मैं भी सुनना चाहूँगा। यहाँ आदरणीय बालाजी यहाँ है, राय साहब है और अशोक जी है, तो सबको सुनने का आज सुअवसर सबको मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए विषय पर, आज जो मुझे विषय दिया गया है, एजेंसी की पत्रकारिता, मीडिया और समाज। एजेंसी में मुख्यधारा, तथाकथित मुख्यधारा, मैं वो शब्द बार बार उपयोग करता हूं क्योंकि अब मुख्यधारा सब बदल गई है सोशल मीडिया के आने के बाद। लेकिन काफ़ी समय तक, लंबे अरसे तक एक उप संपादक प्रशिक्षु से लेकर मैं मुख्य राजनीतिक संवाददाता तक एक यात्रा मैंने एजेंसी पत्रकारिता में की। एजेंसी पत्रकारिता इसलिए शुरू हुई थी कि शायद किसी भी समाचार पत्र के लिए यह संभव नहीं था, चाहे कितना बड़ा हो और छोटा तो अपितु है ही नहीं, कि आप देश भर में अपने संवाददाता नियुक्त करें और देश भर से जो है या विश्व भर से समाचार एकत्रित करें। यह संभव नहीं था। इसीलिए संवाद समिति के बारे में सोचा गया। जब अफ्रीका में जब जंग छिड़ गई थी, बाद में विश्व युद्ध हुआ, तो यह महसूस किया गया कि दुनिया भर के अखबारों को
के लिए संभव नहीं है प्रायोगिक स्तर पर कि वो अपने नुमाइंदे, अपने प्रतिनिधि विश्व के हर राजधानी में नियुक्त करें। वित्तीय आर्थिक दृष्टिकोण से भी संभव नहीं था। इसलिए ये सोचा गया कि कुछ एजेंसी शुरू करें, संवाद समिति शुरू करें, जिसके माध्यम से सभी अखबारों को, समाचार पत्रों को, रेडियो स्टेशंस को, बाद में टीवी आए, उनको नियमित तौर पर समाचार मिलती रहे। और जब सब मिलकर उसका पेमेंट करेंगे तो सबको सस्ता पड़ेगा। उद्देश्य यह था समाचार संकलन करने का कि समाचार का लोकतांत्रिकरण हो। यह ना हो कि बड़े एक अखबार या बड़े समाचार पत्र जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट, सिर्फ अपने कुछ नुमाइंदे नियुक्त करें विश्व की राजधानियों में और वो पूरे दुनिया को समाचार दें। इसके बजाय सबको समाचार मिले पूरे विश्व भर का। इस तरीके से संवाद समितियों के बारे में सोचा गया। भारतवर्ष में भी हमने कई समाचार एजेंसीज हमारे इतिहास में शुरू हुई और बाद में 1948 में पहली समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो जो रॉयटर्स का जो भारतीय जो उसका एजेंसी था, उसको नया नाम, नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया। बाद में द्वितीय प्रेस आयोग के सिफारिश पर कि एक अकेला संवाद समिति होगी तो उससे जो है एक मोनोपोली हो जाएगी, उसका वर्चस्व रहेगा। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक और समाचार एजेंसी गठित किया जाए। इसलिए यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, को स्थापित किया गया। लेकिन इस बीच में पीटीआई अंग्रेजी में था, यूएनआई भी अंग्रेजी में। तो उस दौरान स्वर्गीय आप्टे साहब ने, उन्होंने ये तय किया कि भारतीयों के लिए भारतीय भाषा में समाचार, भारतीय समाचार पत्रों को, भारतीय भाषाई समाचार पत्रों तक समाचार पहुंचे। और इस दृष्टिकोण से, उन्होंने इस कल्पना से हिंदुस्तान समाचार बहुभाषीय संवाद समिति की स्थापना की। और बहुत सालों तक हिंदुस्तान समाचार की एक बहुत बड़ी पहचान थी पूरे देश में। लेकिन 1975 में जो आपातकाल देश में लगा, जिसके चलते कई संवाद समितियों को मर्ज कर दिया गया, तो एक समाचार भारती का गठन हुआ, जिसमें सभी एजेंसीज को एक कर दिया था। और उसी समय हिंदुस्तान समाचार भी कहीं ना कहीं अपना वजूद को खो बैठा। और बाद में श्रद्धेय श्रीकांत जी के प्रयास से वो पुनर्जीवित हो उठा। और आज हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश भर में हिंदुस्तान समाचार से कई समाचार पत्र, प्रसार भारती इत्यादि जुड़े हुए हैं। जब मैं दूरदर्शन में था तो मैं उस समिति में था जब हमने ये तय किया कि हिंदुस्तान समाचार की सेवाएं लेनी चाहिए। और यहाँ भी माखनलाल विश्वविद्यालय में भी सर्वप्रथम कार्यों में हिंदुस्तान समाचार का जो सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया गया था पिछले सरकार द्वारा, उसको दोबारा रिवाइव करना मेरी प्राथमिकता में रही और उसको हमने किया। आज पूरे देश में हिंदुस्तान समाचार का एक सम्मान है। हाँ, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत कुछ संभावनाएं हैं। इस पर मुझे विश्वास है कि जो वर्तमान नेतृत्व है वो इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन जो विषय जो है वो ये है कि आज इसकी सार्थकता क्या। एजेंसी पत्रकारिता टेलीविजन के आने के बाद तब तक शायद ब्रेकिंग न्यूज जो है वो एजेंसी पत्रकारिता या एजेंसी के पत्रकार ही किया करते थे। उनका 3 ध्येय वाक्य थे: ट्रुथ, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी। ट्रुथ यानी कि सत्य,
एक्यूरेसी यानी कि आप आंकड़े हो, तथ्य हो, उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठा। ये 3 मूल मंत्र थे संवाद समिति पत्रकारिता के। और संवाद समिति मुनाफे के लिए नहीं स्थापित की गई थी, ना पीटीआई ना एएनआई यूएनआई। वो नो प्रॉफिट बेसिस पर जितने अखबार के मालिक थे उन्होंने मिलकर उसकी स्थापना की थी कि यह मुनाफे के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी आधारशिला थी वो ये थी कि हमारा कोई भी संपादकीय लाइन नहीं है, एक एडिटोरियल लाइन नहीं है, यानी कि हम किसी राजनीतिक लाइन के हिसाब से नहीं चलेंगे। और क्यों? उसका कारण यह था कि जब पीटीआई या यूएनआई की जब समाचार जाती है तो वो अलग अलग राजनीतिक दलों के सरकारें भी लेती है, अलग अलग राज्य सरकारें भी लेती है उसकी सेवाएं, अलग अलग राजनीतिक दल लेते हैं, अलग अलग राजनीतिक समाचार पत्र लेते हैं, मुखपत्र लेते हैं। इसलिए अगर आपने कोई लाइन लिया तो दूसरे को वो मंजूर नहीं होगा। इसलिए हम समाचार को निष्पक्ष रूप से दिया करेंगे, विचार उसमें नहीं मिश्रित करेंगे। इस सोच के साथ एजेंसीज ने काम करना शुरू किया और काफी समय तक एजेंसीज ने उसका पालन भी किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से यह दृष्टिकोण बदल रहा है, जो चिंताजनक है। विशेषकर जो तथाकथित बड़े संवाद समितियों के संदर्भ में पत्रकारिता से हटकर पक्षकारिता की दिशा में जा रहे हैं। मैं ऐसे एजेंसी के कुछ पुराने मित्रों से जब मिलता हूं तो वो कहते हैं कि बड़ा दुख होता है जब एक दल विशेष के समाचार को जानबूझ के उसको डिले किया जाता है, उसको रिलीज नहीं किया जाता, उसमें विलंब किया जाता है। विलंब करने का अर्थ है कि समाचार एजेंसी से जैसे ही समाचार डिले होगी तो वो अगले दिन अखबारों में नहीं छपेगी। हमने देखा बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण झगड़ा, किस तरीके का एक साक्षात्कार, कुछ साक्षात्कार हुए जिसको चलते एक एजेंसी के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। विवादों से बचती रही है संवाद समितियां। संवाद समिति ने हमेशा सम्मान रखा है अपने सब्सक्राइबर्स का, चाहे वो प्रसार भारती हो या अन्य कोई। लेकिन कुछ ऐसे समाचारों को प्रमुखता देना जो व्यापक राष्ट्रहित में नहीं है, या एंगल ऐसा देना शरारतपूर्ण, यह सब संवाद समितियों के स्वभाव में नहीं था। लेकिन अब यह दिखने को मिल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संवाद समितियों का भविष्य मैंने हमेशा माना है। कई लोगों ने जब टेलीविजन आया तो हमें याद है आज भी कि समाचार चैनल जब बड़े तादाद में खुले तो हम लोगों को बताया गया कि समाचार एजेंसियां अब बंद हो जाएंगी, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज तो अब इनके हाथ में है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो दृष्टिकोण है। अगर आप
इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो आगे बढ़ गए। आप इस बात को याद रखिए कि जितने समाचार चैनल खुल रहे हैं आज देश में 900 के करीब चैनल है, जिसमें 300 से ज्यादा समाचार चैनल है। भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा समाचार चैनल, समाचार पत्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं। इन सबको समाचारों के लिए सूचनाओं की भूख है। ये भूख कौन मिटाएगा? लगातार समाचारों की एक सप्लाई मिलती रहनी चाहिए। और यह सिर्फ संवाद समिति, क्योंकि उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, स्ट्रिंगर्स का एक नेटवर्क है गांव गांव में। मुझे याद है जब मैं लोकसभा चुनाव कवर किया करता था तो तब राजमाता जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके लोकसभा क्षेत्र में, गुना में मैं एक बार गया और उस बीहड़ों के इलाके में मैंने पाया कि एक बंदूक का दुकान चलाने वाला व्यक्ति जो है वो वहां स्ट्रिंगर हुआ करते थे। इसी प्रकार जब मैं बड़ौदा पहुंचा तो बड़ौदा में एक बैंक का मैनेजर अपने अतिरिक्त समय में वो संवाद समिति के लिए कार्य करते थे। वो लोग कार्य शायद 200-250 रुपए उनको मिलता था प्रति माह, और एक टेलीग्राम का एक कार्ड मिलता था जो वो टेलीग्राफ ऑफिस डीटीओ में जाकर वो वहां से भेजते थे। टेलीग्राम के जरिए भी भेजते थे बड़ी खबरें, लेकिन वो 200-250 रुपए उनके लिए महत्व नहीं था। वो पत्रकारिता करने का एक जज्बा उनके साथ जुड़ा हुआ था कि हम छोटे गांव में भी हैं, छोटे कस्बे में भी है, लेकिन हम लोग जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े संवाद समिति से जुड़े हुए हैं। मैंने पूछा एक व्यक्ति से, भाई आप तो बैंक में मैनेजर हो, आपको किस चीज की कमी है, आप क्यों ये करते हैं? दिन भर का काम करके आप घर जाए क्यों नहीं करते? मुझे आज भी याद है, अब शायद तो वो शैलेश पंड्या जी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं जाके बताता हूं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि मैं पीटीआई का कोरेस्पोंडेंट हूं तो मुझे एक कुर्सी मिल जाती है, एक कप चाय मिल जाती है। वो जो सम्मान है वो मान सम्मान के लिए मैं जाता हूं। ये एजेंसियों का मान सम्मान था। मुझे याद है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत में आए, उनके वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है रामपुर मलिहारन, वहां वो गए थे और मैं उनके कवरेज की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और मैं जब वहां पहुंचा तो अमेरिकन एफबीआई एजेंट्स ने पूरा रास्ता बंद कर रखा था और भारतीय पुलिस कर्मियों ने, हम लोग पीआईबी की तरफ से बस में गए थे और पीआईबी के अधिकारी लड़ते रहे पुलिस वालों से कि भाई ये पीआईबी है, पत्रकार लेकर आए हैं हम, आप अलाउ करिए। उन्होंने इजाजत नहीं दी। मैं उतरा और मैं उस अधिकारी के पास पहुंचा और मैंने कहा कि देखिए मैं पीटीआई से हूं, मेरे लिए वहां पहुंचना बहुत अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, अरे आप पीटीआई से, आप जाइए, बाकी किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। यानी कि एजेंसी के पत्रकारिता का इतना सम्मान होता था। सरकारी संस्था पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस सूचना कार्यालय, उनको मना कर दिया, उनके लोगों को मना कर दिया। उन्होंने कह दिया प्रेस माने पीटीआई। वो समय भी हमने देखा है। लेकिन उसके बाद जो टेलीविजन पत्रकारिता और ये बाकी आने के बाद नेता और बाकी जितने भी सेलिब्रिटी, इन लोगों ने एजेंसियों से पहले बात करना बंद कर दिया, क्योंकि चेहरा नहीं दिखाई देता एजेंसी में। सबको अपना चेहरा देखना, अपनी आवाज सुनना बहुत पसंद आता है। तो वो प्राथमिकता देने लग गए टेलीविजन चैनल्स को साक्षात्कार देने के लिए, बाइट देने के लिए। बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था। समाचार, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के लोगों को सोर्स के नाते
उनको कभी भी कोई खबर के बारे में कोई सूचना कुछ भी चाहिए तो वो एजेंसी देखा करते थे। लेकिन बेचारा एजेंसी का पत्रकार कहां देखे, उसके पास तो कोई और सूत्र नहीं था, उसको तो जमीन पर उतरना ही पड़ता। इसलिए फील्ड रिपोर्टिंग एजेंसी का एक बहुत बड़ी ताकत रही है। एजेंसी के लोग, संवाद समिति के लोग जमीन पर उतरकर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है समाचार का। टीवी के पास तो टिक्कर आ जाता है एजेंसी का, समाचार पत्र के पास तो टिक्कर आ जाता है, वो टिक्कर देख लिया, टिक्कर में क्या आया है, वो टक 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 बजते हुए आ जाता था। लेकिन समाचार एजेंसी कहां से लाए समाचार? तो सही मायने में पत्रकारिता संवाद समिति के पत्रकार किया करते थे, क्योंकि उनके पास कोई वैकल्पिक समाचार का स्रोत नहीं था। उनको खुद मेहनत करके समाचार, ऐसे न जाने कितने प्रकरण हैं। इसलिए एजेंसी जर्नलिज्म बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण है। और आज भी मेरा यह मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद, क्योंकि ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो डेस्कटॉप पत्रकारिता करती है, यानी कि लैपटॉप खोल दिया, डेस्कटॉप खोल दिया और इधर उधर से उठाया और उसको चला दिया। इनको पूरे देश भर से इनके पास सूत्र नहीं है कहां से समाचार लेके आना है। आज भी उनकी निर्भरता संवाद समिति पर है। इस निर्भरता का हमें लाभ उठाना है। और आज समाचारों में विविधता आ गई है, और विविधता के चलते आज सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक या खेलकूद के समाचार ही नहीं, आज हमारा जो पाठक वर्ग है वो आज हर प्रकार का समाचार, मनोरंजन, खान पान, यात्रा वृत्त, ऐसे बहुत सारे समाचारों को लेकर आज उसके अंदर उत्साह है, उत्सुकता है। वो चाहता है कि इस तरह की खबरें मुझे मिले। और यह हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है जब हम मात्र राजनीतिक आर्थिक पक्ष को ही नहीं, समाज के विभिन्न पहलुओं के से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, लोक कलाओं से संबंधित, आज इनको लेने के लिए अलग अलग वेबसाइट है। आज इनको लेकर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। यात्रा वृत्तांत, भक्ति, आध्यात्मिकता, लोगों की रुचि बढ़ गई है। लोगों को कंटेंट चाहिए, और कंटेंट जब चाहिए तो कंटेंट की डाइवर्सिटी, विविधता जितना हम दे सकते हैं संवाद समिति में, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि गांव गांव में हैं, हमारे प्रतिनिधि कस्बे में हैं, हमारे प्रतिनिधि देश भर में फैले हुए हैं। हम पूरे देश भर से एकत्रित करके हम समाचार दे सकते हैं। तो मैं मानने के लिए, कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि समाचार संवाद समितियों का समय खत्म हुआ है। ऐसे जो बोलते हैं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत बात करते हैं। संवाद समितियों का समय तो अभी शुरू हुआ है। आज कंटेंट की इतनी डिमांड है। कंटेंट was, content is and content will always remain the king। जिसके पास कंटेंट है वो बादशाह है, और एजेंसी या संवाद समिति के पास सबसे ज्यादा कंटेंट है। बस दो बातें और कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। श्रद्धेय राय साहब आ चुके हैं, हम सब उनको भी सुनना चाहेंगे। मैं बस दो बातें कहना चाहूंगा। इस बदलते हुए परिवेश में समाज के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, संवाद समितियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक नकारात्मक कि पहले था कि आदमी को कुत्ता काटता है वो खबर नहीं है, कुत्ता अगर आदमी को काटता नहीं, आदमी अगर कुत्ते को काटता है तो वो खबर है। यह समाचार की परिभाषा थी। अब समाचार की परिभाषा बदल गई है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में जिस समय इंफोडेमिक के चलते मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, फेक आख्यान के चलते, छद्म आख्यान के चलते, फेक नैरेटिव्स के चलते, संवाद समितियों का एक विशेष दायित्व है कि निष्पक्ष समाचार,
सत्यता के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जन जन तक पहुंचे, यह विशेष दायित्व बनता है। समाचार में जो विविधता, हमारी सांस्कृतिक विविधता, हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारा आध्यात्मिक विरासत, इन सबको भी युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। ऐसे समाचार जो दूसरे लोग नहीं आमतौर पर प्रचार प्रसार करते, ऐसे समाचार को हमारे गांव से लेकर, हमारे जनजातीय क्षेत्रों से लेकर, हमको ऐसे समाचार को संकलित कर कर उसको प्रेषित करना है, ताकि हमारा देश की जो विविधता है उसके बारे में हमारे युवा पीढ़ी को पता चले। उत्तर पूर्व में क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व की विशेषताएं क्या है, मात्र पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं, उनके जीवन शैली से, उनके लोक कलाओं से, उनके लोक संगीत से, वहां के जो युवाओं के प्रतिभा को लेकर, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हमारे इतिहास के ऐसे कई पहलू हैं जिससे लोग अनजान हैं, लेकिन जिस पर पूरे देश भर में निस्वार्थ भावना से कई कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। उन विषयों को कौन सामने लाएगा? किस तरीके से इतिहास के कई ऐसे, इस वर्ष हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे न जाने कितने स्वतंत्रता वीर हैं जिनकी गाथाएं हमारे सामने कभी नहीं आई। हाल ही में भोपाल में हमने जो देखा कि माननीय प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। शायद उससे पहले अधिकतर लोगों ने कभी रानी कमलापति के बारे में सुना ही नहीं था कि वो गोंड राजवंश की एक महारानी, उनकी क्या भूमिका रही है। लेकिन आज धीरे धीरे कई ऐसे, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, ऐसे बहुत सारे योद्धाओं के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में धीरे धीरे बातें पता चल रही है, और इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा के एक राष्ट्रीय जागरण करने का दायित्व भी संवाद समितियों के नाजुक कंधों पर है। दूसरा जो मैं समझता हूं कि इस विविधता को समक्ष लाने के सिवा व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के ऐसे समाचार को प्रस्तुत करना जो राष्ट्रीय एकता, समाज में भ्रातृत्व का भावना को बढ़ाए। क्योंकि आज ऐसे समाचार प्रस्तुत करने का प्रयास होता है जिससे सनसनी फैले, जिससे समाज में विद्वेष फैले। लेकिन समाज में जातियों से ऊपर उठकर, भाषाओं से ऊपर उठकर, एकता के सूत्र में बांधकर कैसे लोग कार्य कर रहे हैं एक साथ, हजारों, कई सैकड़ों स्वयंसेवी संस्थाएं दूर दराज के इलाकों में किस निस्वार्थ भावना से राष्ट्र सेवा में समर्पित है, उन कथाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का विशेष दायित्व हिंदुस्तान समाचार जैसे संवाद समितियों के सामने है। एक अंतिम बात, समाचार में नकारात्मकता की बात मैंने जो कही, वो समय बदल रहा है। जब मैं दूरदर्शन का संपादक था तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, गुड न्यूज इंडिया। हर रविवार को आधे घंटे देश भर से हम ऐसे समाचार संकलन करते थे जिसमें हम सरकार की महिमा मंडन नहीं करते थे, अपितु आम नागरिक किस तरह पहल लेकर समाज में परिवर्तन का कार्य करता है, उसको लेकर यह समाचार संकलित होते थे। उस श्रृंखला में दिखाए गए लगभग 1 दर्जन लोगों को भारत सरकार ने
पद्मश्री से सम्मानित किया बाद में। और आज गुड न्यूज के चलते कई अखबार सप्ताह में एक दिन सिर्फ शुभ समाचार अखबार के प्रथम पृष्ठ में प्रकाशित करते हैं। आज एक चैनल, पूरा का पूरा चैनल इंडिया टुडे ग्रुप ने शुरू किया है जिसका नाम है गुड न्यूज टुडे, शुभ समाचार को प्रेषित करना। यानी कि आज बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं शुभ समाचार के लिए। लोग नकारात्मकता से परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, सच्चाई के नाम पर परोसे जाने वाले विद्वेष से, नकारात्मकता से वो परेशान हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सच्चाई को नहीं दिखाना है, लेकिन समाज में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी तो सच्चाई है, वो झूठ नहीं है। पूरे विश्व भर में कोरोना हुआ, लेकिन कितने मुल्कों में लोग निस्वार्थ भावना से सड़क पे निकलकर हजारों पलायन करते मजदूरों के लिए भोजन का व्यवस्था की, गुरुद्वारे खुले, मंदिर खुले, लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं, अस्पताल की व्यवस्थाएं की, अंत्येष्टि की व्यवस्थाएं की, निस्वार्थ भावना से। क्या यह समाचार समाज में नहीं जाना चाहिए? या सिर्फ अपराध ही जाना चाहिए, या सिर्फ भ्रष्टाचार ही जाना चाहिए, या सिर्फ अत्याचार ही जाना चाहिए? वो भी जाना चाहिए, ये भी जाना चाहिए। इसलिए ये पूरे देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, ये मात्र एक संवाद समिति का जो संवाददाता है वो बेहतर समझ सकता है। उनको इन विषयों को उभार कर मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना और प्रेस रिलीज जारी करना नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर समाज के बदलते हुए परिवेश को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करना है। यह विशेष दायित्व है संवाद समिति के पत्रकारों को, क्योंकि राष्ट्र की आंतरिक ऊर्जा को जगाना है। समस्याएं हैं, लेकिन समस्या केंद्रित पत्रकारिता नहीं, समाधान परख पत्रकारिता करनी है। समस्या भी समाज में है, समाधान भी समाज में है। उस समाज को समाधान ढूंढने के लिए मददगार साबित करना है। हमें ढूंढ के नहीं देना है, लेकिन समाज के आंतरिक ऊर्जा को हमको तैयार करना है ताकि वो अपना समाधान ढूंढे। यह बदलाव हमको लाना है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में संवाद समिति की प्रासंगिकता और सार्थकता बढ़ेगी, और विशेषकर हिंदुस्तान समाचार जैसे राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र हित में कार्य करने वाले, समाज हित में कार्य करने वाले एक संवाद समिति को श्रद्धेय श्रीकांत जी जैसे प्रेरणा स्रोत जिनके पास है, उनसे प्रेरणा लेते हुए आने वाले दिनों में संवाद समिति की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं हिंदुस्तान समाचार को बधाई देना चाहता हूं। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण वक्ताओं के समक्ष अपने बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं श्रद्धेय श्रीकांत जी के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।